हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग का Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट आया, इसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट देखेंगे, उसके साथ हम लोग पहले कंपनी समझेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, फिर कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो देखेंगे, क्या सच में रिजल्ट बहुत ही खराब है वो देखेंगे। ठीक है, फिर फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी करूंगा। बिजनेस तो समझेंगे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बिजनेस समझते हैं। तो बिजनेस में क्या है, जब विक्रांत इंजीनियरिंग क्या करता है कि ईपीसी कंपनी है। ठीक है, तो ईपीसी कंपनी है, तो ईपीसी ये कौन सा सेक्टर में करता है? तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सोलर ईपीसी का काम करता है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो रेलवे, वाटर, सोलर और पावर ट्रांसमिशन में चारों ही जो है बहुत हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है। इधर काम वगैरह हो रहा है, तो उनको काम वगैरह भी अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर इधर आओगे ना, कंपनी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ प्योर प्ले ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर इनटू अ इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू अ एक्विजिशन ऑफ एनओपीएल सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये कंपनी को इनको एक्वायर किया है, मैं बताऊंगा इसका क्या हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा शिफ्ट किया इन लोगों ने। ठीक है, आप आओ देखो। ईपीसी वगैरह का काम आपको तो पता ही है। ईपीसी मतलब क्या करना है, ईपीसी का काम करना है, इंजीनियर करना है, प्रोक्योरमेंट मतलब सोचो किसी को कॉन्ट्रैक्ट में काम मिला। ठीक है, कि आपको इधर सोलर प्लांट बिठाना है, तो वो क्या करेगा, जाके पहले लैंड वगैरह देखेगा ठीक है कि नहीं, टेस्टिंग वगैरह करेगा, फिर सोलर वगैरह लेके आएगा, डिजाइन वगैरह करेगा, फिर इधर बिठाएगा। ठीक है, फिर बिठाने के बाद पूरा एकदम सेटअप करके फाइनल काम करके जो बोला है काम करने को उसको दे देगा कि लो भाई तुम ले लो। ठीक है, तो ये पूरा काम करने को बोलते हैं ईपीसी का काम। ठीक है, ऐसे वो लोग सोलर में करते हैं, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, और रेलवे में भी करते हैं, और वाटर में भी करते हैं। ठीक है, जो कि सही बिजनेस है, उतना कुछ है नहीं। हम लोग क्या देखेंगे, जो इनका ये हुआ है ना, एक्विजिशन हुआ है जिसको सब्सिडरी बनाया इन लोगों ने, एनओपीएल, इसमें क्या करेंगे, ये लोग सोलर प्लांट बिठाएंगे। ठीक है, सोलर प्लांट बिठाने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उनका एक एमओयू वगैरह साइन हुआ है। इसके साथ वो लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी लोग सोलर में बनाएंगे, वो लोग बनाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे। ठीक है, तो एमओयू वगैरह साइन हो गया है 25 साल के लिए। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि कितना क्या है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, उनको कैश फ्लो वगैरह रिकरिंग मिलता रहेगा। ईपीसी कंपनी को कैश फ्लो का बहुत इशू होता है, तो कैश फ्लो वगैरह इनको अच्छे से मिलता रहेगा, ये देखो। ठीक है, और मार्जिन वगैरह भी बहुत होता है, 80-85% का उनका एबिटडा मार्जिन ही रहेगा इसमें। ठीक है, पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी रहेगा, इतना खुश मत होना। ठीक है, 80-85% तुम्हारा एबिटडा मार्जिन रहेगा, लेकिन तुम्हारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी आएगा नीचे। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बात तुम्हारा, ये मैंने बता दिया। और हम्म ये सब हुआ। जो एनओपीएल वाला मैंने बता दिया, उनका गाइडेंस था Q4 में कि हम लोग 2200 से 2300 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में, जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, क्योंकि पिछला बार 1249 करोड़ का था, तो अप्रोक्स 80-90% का ये लोग ग्रोथ एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, जो कि सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। और मेंटेन करना है एबिटडा मार्जिन 15 से 17% का, सोलर ईपीसी वगैरह उनका मेन काम है। उनका कहना है कि हम लोग जो ऑर्डर बुक है ना, अप्रोक्स 5737 करोड़ का। ठीक है, और एडिशनल 1400 करोड़ का सोलर ईपीसी है थ्रू एनओपीएल। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कॉन्सोलिडेटेड में नंबर क्यों खराब दिख रहा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। एक बार देख लो बिजनेस वगैरह, ऑर्डर बुक वगैरह क्या है, 5737 करोड़ का। उसमें 1400 करोड़ एडिशनल ये एनओपीएल के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है, इसे एक काम वगैरह मिल रहा है, पिछला साल उनका 1200 करोड़ समथिंग का, 1250 करोड़ समथिंग का उनका रेवेन्यू था। उसमें से आपको देखो ऑर्डर बुक 5000 करोड़ के ऊपर, 5700 करोड़ के ऊपर था। मतलब दिख रहा है इनके पास काम वगैरह तो बढ़ गया है। ठीक है, रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है ना। ये हुआ। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ, वरना रिजल्ट देख के फायदा नहीं है। उनका क्या है ना, कहना है कि ये लोग क्या है, जो विक्रांत इंजीनियरिंग है ना, ये एपीसी कंपनी है। ठीक है, तो और वो एनओपीएल वाला क्या है, एनओपीएल वाला वो लोग उससे क्या करेंगे, एसेट वगैरह बनाएंगे, मैंने बताया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे। ठीक है, तो मार्जिन वगैरह अच्छा मिलेगा। तो वो जो ईपीसी का काम है ना, ये कंपनी क्या कर रहा है, विक्रांत इंजीनियरिंग के थ्रू ही एनओपीएल को ईपीसी का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे ना कंसोल लेवल पे, सोचो मैं विक्रांत इंजीनियरिंग हूँ, और मेरा ही खुद का कंपनी है एनओपीएल, उसको मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो कंसोल लेवल पे वो रेवेन्यू आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, अकाउंटिंग का बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है। आप खुद को कैसे खुद को बेच सकते हो, समझ रहे हो? तो उसके वजह से वो रेवेन्यू दिख नहीं रहा है कंसोल लेवल पे। पर अब स्टैंड अलोन लेवल पे जाओगे, स्टैंड अलोन लेवल पे विक्रांत इंजीनियरिंग का रेवेन्यू आपको दिखेगा। तो उनका वही कहना था कि इस साल आप क्या करना है, इस साल आपको देखना है स्टैंड अलोन रेवेन्यू। जो कि सही बात है, वो अकाउंटिंग का बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको देखो कॉन्सोलिडेट रेवेन्यू डिप कर गया ना, इधर आओ। इधर जैसे लोग बोलेंगे भाई कंसोल लेवल पे रेवेन्यू डिप कर गया,
क्योंकि वो रेवेन्यू आप दिखा ही नहीं सकते जो आप खुद का सब्सिडरी को बेच मतलब सर्विसेज दी हो, समझ रहे हो? तो वो स्टैंड अलोन में ही दिखेगा। तो वो अकाउंटिंग का बात होता है, वो हमको उतना जानना है नहीं अकाउंटिंग का चीजें, बस मैंने बताया कि वो रेवेन्यू डिप किया कॉन्सोल लेवल पे, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है, वरना आप समझो कि भाई ये तो रेवेन्यू वगैरह घट रहा है इनका, मार्जिन वगैरह घट रहा है। देखो कौन लेवल में दिखा रहा हो, प्रॉफिट का 29% का लेस हुआ है, फिर इबिटा का तुम्हारा 50% से लेस हुआ है, फिर तुम्हारा रेवेन्यू वगैरह 11% से लेस हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर तो आपको क्या दिखा कौन लेवल पे कि भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कौन आपको देखना ही नहीं है, आपको देखना है स्टैंड अलोन वर्सेस स्टैंड अलोन इस साल के लिए, क्योंकि जो स्टैंड अलोन में दिख रहा है ना, कि स्टैंड अलोन में दिखेगा कि मैंने कितना माल दूसरे को बेचा है। स्टैंड अलोन मतलब विक्रांत वाले का बिजनेस, और कॉन्सोलिडेटेड में विक्रांत वाला भी रहेगा, फिर तुम्हारा जो एनओपीएल वाला रहेगा, वो दोनों जोड़ के होगा। तो दोनों जोड़ के जब करोगे, तो जब वो रेवेन्यू होगा वो आप दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इसके वजह से ही हो रहा है। तो उनका कहना है कि आप इस साल स्टैंड अलोन देखो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से जब मेरा प्रोजेक्ट इस साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा एनओपीएल वाला, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग क्या करेंगे कंसोल वाला देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा चीज है। तो आपको इसीलिए ऐसे करके देखना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस नहीं समझोगे इसलिए कुछ नहीं होगा। ये हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंड अलोन में ही देखेंगे, ठीक है। स्टैंड अलोन ने उन्होंने दिखाया कि कितना हमने एक्चुअली काम किया है। उसको भी जो माल बेचा स्टैंड अलोन में वो रेवेन्यू में दिखेगा, एनओपीएल को जो बेचा है, ठीक है, सर्विसेज वगैरह। तो आप देखो ईयर ऑन ईयर 28% का ग्रोथ है, जो कि सही है। एबिटा वगैरह भी क्या हुआ, 23% से बढ़ा है, और एबिटा मार्जिन कितना हुआ है, 13.7% हुआ है, जो पिछला वाला था 14.2% का, ठीक है। क्योंकि एबिटा वगैरह डिप करेगा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। एक तो वो तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है 159 रुपीज इन करोड़ ना, 159 करोड़ से 204 करोड़ का, जो कि सही है। अदर इनकम वगैरह बहुत बड़ा है, इसकी वजह से पैट में दिख रहा है, तो पैट इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें मत जाना। इधर आओगे पैट वगैरह, अदर इनकम वगैरह 0.7 करोड़ था, वहां से 11.2 करोड़ हो गया। तो उसकी वजह से देखोगे ना, उनका टोटल प्रॉफिट है 17 करोड़ का, उसमें तो 11.2 करोड़ तुम्हारा वो ही है, क्या कहते हैं, अदर इनकम वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पैट ग्रोथ दिखेगा 209% का। बट पैट ग्रोथ उतना आया नहीं है इनका, मैंने अदर इनकम से पैट ग्रोथ इतना इन्फ्लेटेड होकर आया है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके देखना है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ बात में, अदर इनकम मैंने बताया क्यों बढ़ा है, मेरे को देखना होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह देखोगे ना आप इधर आगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह बढ़ा है 15.35 करोड़ से तुम्हारा 91 करोड़ का, ठीक है, जो कि सही है। प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस वगैरह किया है 50.9 करोड़ से, ईयर ऑन ईयर में कर रहा था 42.4 करोड़ का हुआ है, जो कि सही है। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि आप नया नया बिजनेस वगैरह ला रहे हो, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट का साइज भी तो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आपको एम्प्लॉय कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस की वजह से वगैरह बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन वगैरह भी बढ़ सकता है, कोई ये नहीं है, 0.5 करोड़ से 11.1 करोड़, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, अभी तो बढ़ेगा नहीं है, बढ़ना है अभी भी, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह के लिए फाइनेंसिंग वगैरह कर रहे हैं ये लोग। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो आएगा ही, उसके साथ तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह देखोगे, इसलिए 5.7 करोड़ से 7.5 करोड़ आया था। आप देखोगे भाई पैट में इतना ग्रोथ क्यों। अब देखो ना ऊपर जाकर अदर इनकम में जाकर देखोगे, तो 11 करोड़ का तुम्हारा अदर इनकम ही बैठा हुआ है। तो अगर मैं इधर से अदर इनकम हटा दूं, तो 6.5 करोड़ होता है, ठीक है, जो कि 6.5 करोड़ होता है। तो पैट लेवल पे अप्रोक्स 14% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो उतना अब मेनली क्या है, ईपीसी कंपनीज जो होता है ना, उनका Q1 तो सबसे गंदा रहता है, ठीक है। और Q3 भी Q2 भी उसके आसपास रहता है। मेनली जो H2 होता है ना, बहुत हैवी रहता है, उसमें भी Q4 सबसे हैवी रहता है, ठीक है, ईपीसी कंपनीज के लिए। तो Q4 बहुत ही हैवी रहता है। तो आप ऐसे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप देख ही नहीं सकते इस कंपनीज को, और ईयर ऑन ईयर भी देखना है तो आपको मेनली जो ग्रोथ आता है ईयर ऑन ईयर में, Q1 वर्सेस Q1 भी आप, सॉरी, Q1 FY 2027 अक्रॉस Q1 FY 2026 भी आप कंपेयर कर सकते हो। पर उसमें ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखेगा Q4 में, ठीक है। तो ईपीसी कंपनीज का Q4 बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, आप ऐसे करके समझो। कि आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, मैंने बोला उतना देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसके नंबर जो है ना वो बहुत ये होगा, अलग होगा, जो हमारा मतलब का है नहीं। ठीक है, एक बार मैं रिजल्ट ये देख लेता हूँ, रिजल्ट बोल रहा हूँ, हाँ। ये हुआ, रिजल्ट हमने देख लिया, समझ लिया क्यों हमको स्टैंड अलोन देखना है, ठीक है। तो बिजनेस मोरोवर अच्छा कर रहा है, पर मैंने वो दिखाया कि इससे कितना रेवेन्यू आ सकता है, इन लोगों ने बताया था, रुक जाओ एक सेकंड, मैंने तो बताया नहीं। सर कौन कौन में बताया होगा, ठीक है। इधर तो मैंने
कौन कॉल में चलो, कौन कॉल में बात हुआ है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, एनओपीएल वाला, जिससे वो लोग एसेट वगैरह लगा के कितना रेवेन्यू ला सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी इधर ऑर्डर बुक अप्रोक्स उन लोग का 6,496 करोड़ का होगा, जो कि ह्यूज बात है। ठीक है, आप देखोगे तो 1,250 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, ऑर्डर बुक वगैरह बहुत अच्छे से बिल्डअप हुआ उनका, ठीक है। क्योंकि हमको सही लग रहा है, ऊपर से तुम्हारा वो 140 कितना करोड़ का तो उन लोगों ने रेवेन्यू लिया है, सॉरी 140 नहीं, माय बैड, 204 करोड़ का तो उन लोगों ने रेवेन्यू किया है, ठीक है। जो कि सही बात है। टोटल ऑर्डर बुक कितना था पिछला बार, वहां से 200 करोड़ माइनस करो, फिर देखो कितना रेवेन्यू, फिर कितना देखो ऑर्डर बुक बढ़ा है, ठीक है। इधर आओ, ऑर्डर 5,737 का था, वहां से 200 करोड़ माइनस करो, माइनस करने के बाद आप देखो कितना ऑर्डर बुक उनको और मिला है, ठीक है। तो आपको काम वगैरह इनको बहुत अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। इनका कहना है जो ऑर्डर बुक है ना, अप्रोक्स तुम्हारा 5x इन फाइनेंशियल 26 का जो रेवेन्यू था। काम वगैरह इनके पास भरपूर है, जिसमें सोलर वगैरह का कितना है, 4,017 करोड़ का। पावर ट्रांसमिशन में 1,675 का, 1,675 का, वाटर से 621 करोड़ का, रेलवे से 41 का, ठीक है। तो देखो सोलर से बहुत बड़ा, सोलर में भी मेनली जो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो अपना अपना को जो बेच रहे हैं, मतलब वो एनओपीएल वाले को, तो उसका भी तो ऑर्डर बुक जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। अब ऐसे मत देखो, वो वाला भी ऑर्डर इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोलर में, तो वो समझ लेना। वो कितना है मैं दिखाऊंगा, अप्रोक्स 1400 कितना कितना करोड़ था, मैं एक बार रुक जाऊँ, मैं दिखाऊंगा। वो कौन कौन में बात हुआ है, मैं आता हूँ, ठीक है, फिर मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो एनओपीएल वाला एक्विजिशन लॉन्ग टर्म ट्रिगर होगा, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह ठीक है, ओनरशिप 100% होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट लग रहा है अप्रोक्स 4,200 करोड़ का, पावर परचेज एग्रीमेंट 25 साल का किया है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। उसमें उन लोग को एनुअलाइज्ड रेवेन्यू मिलेगा ना 525 करोड़ का। तो आप समझ लो 525 करोड़ का तो उनका गारंटेड रेवेन्यू है, जो उनको मिलता रहेगा। और मेन बात है ना, ईपीसी कंपनी को कैश फ्लो का बहुत इशू होता है, तो उनको इजीली कैश वगैरह मिलता रहेगा, तो उनको जो वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है काम, आराम से वो लोग कर सकते हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि 525 करोड़ तो इन लोग के पास बेस केस में रहेगा ही। और ईपीसी का ऑर्डर वगैरह भी अच्छा है, तो वो लोग इजीली अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। जिसमें एबिटा मार्जिन आप देखोगे ना, 85 से 88%, मैंने कहा बोला था 80 से 85% एबिटा मार्जिन रहता है, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी नीचे आएगा, तो उतना खुश मत होना। तो एनुअल एनुअल एबिटा प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स 450 करोड़ का होगा, ठीक है। हाँ, ये हुआ। हम्म, और क्या है, वही कि ईपीसी रेवेन्यू क्या होगा, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू कैश फ्लो होगा उनके लिए, ठीक है। ये सब हुआ, कुछ हुआ। उनका कहना है कि हम लोग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अप्रोक्स 2 गीगावाट का ले सकते हैं, हाई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग ले सकते हैं, उनका कहना है। तो उससे क्या होगा, उनको बड़ा बड़ा काम मिलेगा, तो फ्यूचर में दिख रहा है हम लोग को और बड़ा काम मिल सकता है, तो ऑर्डर बुक और ग्रो होगा, ठीक है। जो कि सही बात है, देखते कैसे करके होता है उनका बिजनेस वगैरह। आप अगर देखोगे ना, उनका सोलर ईपीसी वाला उनका भी मेन ग्रोथ ड्राइवर होगा। मैंने दिखा 4,000 के ऊपर तो उनका ऑर्डर बुक है, ठीक है, अप्रोक्स। कितना था, 4,000 कितना था ना, मैंने देखा 4,017 करोड़ का उनका ऑर्डर बुक था अप्रोक्स तुम्हारा, सोलर वगैरह से। तो वो उनका मेन ग्रोथ ड्राइवर हमको दिख रहा है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन वगैरह उनका कोर एग्जीक्यूशन इंजन है, क्योंकि वही वो लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। वाटर वगैरह से वो लोग डाइवर्सिफिकेशन कर पा रहे हैं अपने आप को। रेलवे अभी क्या है, थोड़ा बहुत स्लो, क्या है, मतलब स्मॉलर पोर्शन, 1% ही था ना ऑर्डर बुक का, तो उतना कुछ बड़ा नहीं है उनका। मेन क्या है, जो रिन्यूएबल एसेट ओनरशिप जो एनओपीएल के थ्रू किया है ना, उसके वजह से जो कैश फ्लो वगैरह मिलेगा ना उनको, बहुत ही मतलब हेल्प होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बहुत ही हेल्प होगा उनको। क्योंकि ये सब ईपीसी कंपनीज को बहुत कैश फ्लो का इशू रहता है, ठीक है। मतलब तो बहुत उनको काम अच्छे से मिलेगा, पैसा वगैरह मिलेगा, ठीक है। हाँ, वही कहना है कि स्टैंड अलोन रेवेन्यू ओनली ग्रो बाय 28% डिस्पाइट द लार्ज ऑर्डर बुक। उनका कहना है कि ईपीसी सीजनल होता है, और H2 जनरली बहुत स्लो होता है, बिकॉज क्लाइंट्स बजट्स आर कॉन्स्टेंट। तो मेन क्या है कि H2 में उनको दिखेगा रेवेन्यू वगैरह। मैनेजमेंट ने कहना है एक्सपेक्टेड है कि H2 भी मच स्ट्रॉन्गर, जिसमें उनका कहना है फाइनेंशियल 27 में हम लोग एग्जीक्यूशन टारगेट कर रहे हैं अराउंड 2,200 से 2,500 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अप्रोक्स हमको दिखता है ना, ये लोग 80 से 100% का कर रहे हैं। 1,250 है ना, तो अप्रोक्स हाँ 80 से 100% का ये लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर आप अगर देखोगे, ठीक है। जो कि सही है। ये देखो, हाउ मच रेवेन्यू केम फ्रॉम द सोलर एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इन Q1। तो उनका कहना है कि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना, कि एक सेकंड।
नहीं आ रहा, ठीक है। इधर आओ। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो अभी क्या है, हाउ मच रेवेन्यू, वो उनका कहना है कि आप इधर अगर देखो ना, अबाउट 70 करोड़ कम फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। जिसमें एनओपीएल से हमको 62 करोड़ का मिला, तो 204 करोड़ से हमारा 62 करोड़ तो उसका ही रेवेन्यू हुआ, ठीक है, उससे रेवेन्यू मिला है। और 70 करोड़ टोटल मिला है, तो 8 करोड़ बाहर वाला कोई सोलर प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। और वाटर कंट्रीब्यूशन से 12 करोड़ मिला है वाटर वगैरह से, तो बाकी आप अगर देखोगे नहीं तो 70 + 12 लेस तुम्हारा 204 करोगे, तो तुम्हारा 122 करोड़, 122 करोड़ तुम्हारा उसमें है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से, ठीक है। 112 करोड़ का, जो कि सही है। उनका कहना है कॉन्सोलिडेटेड जो व्हाइट इन द कॉन्सोलिडेटेड मार्जिन डिक्लाइन, उनका कहना है कि मेनली ड्यू टू कि हमने 6.5 करोड़ का उन्होंने कुछ प्रोविजंस किया था। और जल जीवन मिशन के लिए प्रोविजन वगैरह, मतलब उनको लगा था कि इससे पैसा नहीं मिलेगा, तो हम प्रोविजन बना के हटा दिया, समझ रहे हो, ऐसा है। और एनओपीएल रिलेटेड ओवरहेड हम लोग कुछ एनओपीएल के रिलेटेड कुछ खर्चा वगैरह किया था ओवरहेड में, तो उसके वजह से उनको कुछ क्या हुआ है, खर्चा वगैरह हमको लेना पड़ा है, उसकी वजह से मार्जिन वगैरह में थोड़ा सा हिट लेना पड़े हमको, इसलिए स्टैंड अलोन एबिटडा मार्जिन रिमेन नॉर्मल, इसलिए उनका कहना है कि कंसोल लेवल पे डिप दिख रहा है, पर स्टैंड अलोन में हमारा सही है जो पहले था। कहना है कि एबिटडा मार्जिन हम लोग 14 से 17% का हम लोग रखेंगे अप्रोक्स, ठीक है। ऑर्डर बुक वगैरह देख सकते हो, 6,494 करोड़, 96 करोड़ का, जिसमें ईपीसी उनका सोलर ईपीसी 62%, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा 28% और वाटर का 10%। क्योंकि अभी दिख रहा है हमको सोलर का बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, ठीक है। उनका कहना है एनओपीएल वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो ऑन ट्रैक है, ठीक है। उनका कहना है कुछ पेमेंट डिले वगैरह हो सकता है, कि जैसे जल जीवन मिशन में डिले हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, तो आप उनका कहना है कि वैसा कुछ डिले हो सकता है क्या एनओपीएल में, तो उनका कहना है कि नहीं, महाराष्ट्र वाला डिस्कॉम जो है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो खरीद रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो लोग हिस्टोरिकली क्या पेमेंट वगैरह टाइम से कर देते हैं, ठीक है, तो उतना कुछ इशू नहीं होगा। और उनका कहना है कि ऑलरेडी स्टार्टेड पेमेंट फॉर कमीशन कैपेसिटी, उनका कहना है कि पूरा कैपेसिटी तो हम लोग ऑनलाइन अभी नहीं ला पा रहे हैं। जितना जितना कैपेसिटी ला रहे हैं, जितना जितना हम बेच पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग रेवेन्यू वगैरह हमको मिल रहा है। तो उनका कहना है कि हाँ, पैसा वगैरह हमको मिल रहा है, तो कुछ इशू नहीं है। तो उनका कहना है कि आउटलुक क्या है, जो आपका ओवरसीज प्रोजेक्ट वगैरह आप देख ही रहे हो क्या, व्हाट इज द आउटलुक फॉर ओवरसीज प्रोजेक्ट एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो वार वगैरह हुआ उसके रिलेटेड आप कुछ बताओ, और जो तुम्हारा ओवरसीज कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप देख रहे हो क्या? उनका कहना है कि उसके वजह से तो कुछ मेटेरियल इम्पेक्ट पड़ा नहीं है, और जो कुछ मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट आ रहा था उसको हम लोग डिले हो गया है, क्योंकि वार वगैरह हो तो कहाँ से तुम काम करोगे, समझ लो। कंपनी में एक्सप्लोर कर रहा है कि ईस्टर्न एंड वेस्ट ईस्टर्न अफ्रीका में हम लोग काम करें, ठीक है, मतलब देखे कि कोई काम वगैरह मिल रहा है कि नहीं हमको, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनओपीएल प्रोजेक्ट्स, एनओपीएल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, उनका कहना है कि एनओपीएल का जो आपका प्रोजेक्ट हो रहा है ना, उसमें फाइनेंसिंग वगैरह कहाँ से कर रहे हो, या कितना करो, कितना दूर तक गया है वो। उनका कहना है कि हम लोग फाइनल स्टेजेस में है, और सैंक्शन एक्सपेक्टेड है कि डिसबर्समेंट हो जाएगा ड्यूरिंग द करेंट क्वार्टर, मतलब करंट क्वार्टर, मतलब पैसा वगैरह मिल जाएगा, तो हम लोग काम वगैरह एकदम एक्सपेंशन से शुरू करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला था डाटा सेंटर वगैरह भी जाएंगे, तो उसके कहना डाटा सेंटर का अपॉर्चुनिटी हम लोग देख रहे हैं, कि कोई प्राइवेट प्लेयर जो है ना, डिस्कस कर रहे हैं कि पावर रिक्वायरमेंट है, या कोई सोलर पार्क्स वगैरह हम लोग बना देंगे, ठीक है, प्राइवेट डाटा सेंटर्स के लिए, ठीक है। तो वो महाराष्ट्र में और गुजरात में बातचीत चल रहा है, पर अभी तक कोई ऑर्डर मिला नहीं है। फिर मैनेजमेंट का कहना है कि एटलीस्ट एक ऑर्डर तो हम लोग लेके आएंगे, टारगेटिंग एटलीस्ट एक ऑर्डर की फाइनेंशियल 27 के एंड तक हम लोग लेके आए डाटा सेंटर के रिलेटेड, जो कि ठीक है, ये भी एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है ना। हाँ, किसी ने पूछा था कि आपके पास दो दो सेपरेट एंटिटी क्यों है, विक्रान और एनओपीएल, ठीक है, तो उनका कहना है विक्रान मेनली एपीसी के लिए ही रहेगा, और एनओपीएल में हम लोग क्या करेंगे, ओन करेंगे, डेवलप करेंगे सोलर का, सोलर का जो मतलब एसेट वगैरह होता है ना, वो सब हम लोग इधर उधर रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो है ना, फ्यूचर में अगर हमको सेल वगैरह करना पड़े तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। और उनका कहना है कि आईपीओ वगैरह भी इजीली ला सकते हैं, मतलब आईपीओ वगैरह लाने का भी प्लान है उनका एनओपीएल वाला जो है, ठीक है। कैसे समझो, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लोअर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उनका कहना है कि हाँ, विक्रान एपीसी रेवेन्यू फ्रॉम एनओपीएल, ये देखो इधर ही इन लोगों ने बताया कि विक्रान का जो एपीसी वाला रेवेन्यू है ना फ्रॉम एनओपीएल, क्योंकि वो उसको भी सर्विस दे रहा है ना, पर एज अ कंसोलिडेटेड लेवल में तुम खुद को ही सर्विस दोगे, तो उसका रेवेन्यू थोड़ी आएगा, पर स्टैंड अलोन में आएगा। तो उनका कहना है कि विक्रांत एपीसी रेवेन्यू फ्रॉम एनओपीएल इज एलिमिनेट हो गया ऑन कंसोलिडेशन, बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एसेट एंड कैपेक्स ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है।
वंस द प्लांट इज ऑपरेशनल पावर स्केल्स रेवेन्यू विल स्टार्ट अपेयरिंग इन कंसोलिडेटेड। जब रेवेन्यू वगैरह आएगा कंसोल लेवल पे आ जाएगा तो आपको कुछ इशू नहीं है उतना, ठीक है। उनका कहना है एनओपीएल वाला प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा, तो उनका कहना है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम लोग खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हाउ मच एनओपीएल रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड, उनका कहना है कि मैनेजमेंट प्लान्स कर रहा है अराउंड जो 1500 करोड़ है फ्रॉम एनओपीएल। जो स्टैंड अलोन में उनका कहना है कि 2200 से 2500 करोड़ करेंगे, उसमें 1500 करोड़ तो तुम्हारा एनओपीएल के थ्रू ही आएगा। तो दिख रहा है कि जो 2200 करोड़ का उन लोगों ने टारगेट दिया है ना, आप अगर ऐसे करके तोड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा 2200 करोड़ इधर है, मैं बेस केस पकड़ता हूँ, तो 15 करोड़, 1500 करोड़ तो इधर ही आ सकता है, ठीक। तो ऊपर से तुम्हारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, वाटर वाला है, तो रेलवे में भी खुद है। मेरे को लगता है 2200 से 2500 करोड़ जो लोगों ने टारगेट दिया है ना, वो लोग इजीली तो नहीं बोलूंगा लेकिन वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि इस साल ही आप अगर देखोगे ना, 2200 से आप 1500 हटा दो तो कितना रहेगा, 2200 से 1500 हटा दोगे तो 700 करोड़ रहेगा। 700 करोड़ में से 122 करोड़ इन लोगों ने Q1 में ही कर दिया, ठीक। अलग जगह से जो मैंने प्लस माइनस करके दिखाया पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो 122 करोड़ आ चुका है 700 में से, तो और शायद 550 करोड़ या 570, 550 या 570 करोड़ समथिंग का उनको आना पड़ेगा, ठीक है। 570, सॉरी 550 कितना था, 122 था ना, तो 578 करोड़ समथिंग का उनको आना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में थ्रू तुम्हारा पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। या तुम्हारा जो सोलर वाला इसका छोड़ के भी दूसरा जो सोलर आपका ऑर्डर से उसको एग्जीक्यूट करके भी आ सकता है। तो मेरे को दिख रहा है ये लोग 2200 करोड़ से जो 2500 करोड़ ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से ब्रेकअप दिए, समझ रहे हो। 1500 करोड़ जो होगा ना वो स्टैंड अलोन में तो दिखेगा ही, समझ रहे हो। मैनेजमेंट प्लान से 1500 करोड़ फ्रॉम एनओपीएल इन द रिमेनिंग फाइनेंशियल 27, रफली 100 करोड़ इन Q2, ठीक है। और 1400 करोड़ इन H2, तो 1400 करोड़ यहाँ हुआ, 100 करोड़ वहां हुआ, तो 1500 करोड़ हुआ, ठीक। 1500 करोड़ यहाँ हुआ और तुम्हारा ऑलरेडी तो 62 समथिंग करोड़ का तो आ चुका है ना, इधर आओ। तो और भी इजी हो गया, इधर आओ, 1500 हुआ और 62 करोड़ और आ चुका है। तो आप देखोगे 1500 प्लस 100 प्लस 62, तो 1662 करोड़ तो इससे ही आएगा। उनको कहना है 2200 करोड़ का टारगेट करेंगे, उसमें से 122 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो 1784 करोड़ का हुआ है, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है कि 1500 उधर, ठीक है, उनमें से 1400 आएगा H2 में, 100 आएगा Q2 में, फिर तुम्हारा 862 ऑलरेडी आ चुका है, तो आप तीनों का ऐड करो तो एनओपीएल से उतना आएगा, ठीक है। ऊपर से और भी सोलर प्रोजेक्ट से उसको लेके आओगे, और ऑलरेडी तुम्हारा 122 करोड़ का ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं वही बता रहा हूँ, 2200 करोड़ तब लग रहा है ये बेस केस हो सकता है कि भाई इतना तो करना ही है, समझ रहे हो। ऐसे करके आपको बिजनेस को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ तोड़ के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ कंसोल लेवल पे रेवेन्यू देखा, अरे रेवेन्यू में तो डिक्लाइन है, अरे पैट तो कितना कितना परसेंट से गिरा है। अ, इधर आओगे तो देखोगे, अरे पैट वगैरह कितना गिरा है, अरे रेवेन्यू कितना गिरा है। अरे रेवेन्यू तो बढ़ा ही नहीं कंसोल लेवल पे, ठीक है। पर ऐसे करके नहीं होता, आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा, बिजनेस समझना पड़ेगा, कौन कॉल में क्या बात हो रहा है वो देखना पड़ेगा, पीपीटी निकालो, प्रोडक्ट समझो, बिजनेस समझो, ठीक है। फिर जाके तुम अपना क्या करोगे, डिसीजन ले पाओगे। कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा के बिना आप कैसे डिसीजन लोगे, नहीं ले पाओगे। फिर तो तुक्का तुक्का ही लगेगा। व्हाट हैपनिंग टू कंसोलिडेटेड रिजल्ट बिफोर एनओपीएल कमीशन, कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स। उनका कहना है कि एनओपीएल जब तक आपका कमीशन हो नहीं रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा, तो आपको लग रहा है कि ये कॉन्सोलिडेटेड में नंबर कैसा क्या आएगा, रिजल्ट वगैरह कैसा। उन्होंने कॉन्सोलिडेटेड नंबर कैन लुक वीक बिकॉज Vikrant continuously spending resources, manpower, working capital on NOPL, while corresponding EPC revenue is eliminated during consolidation। समझ रहे हो। तो वही उन लोगों ने भी बताया, तो एक्सपेक्टेड है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल 27 रेवेन्यू टारगेट अराउंड 2300 से 2500 करोड़, 2300 से 2500 करोड़, ठीक है। जो कि सही है। और एनओपीएल से खुद 1500 आएगा अप्रोक्सीमेट 974 वुड कम फ्रॉम अदर बिजनेसेस वगैरह, जो मैंने आपको ब्रेकअप करके दिखाई थी, तो बार बार बोलने का कुछ है नहीं उसमें। उन्होंने कहा ना व्हाट इज द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम एनओपीएल आफ्टर एनओपीएल, ठीक है। एनओपीएल के बाद आप क्या कर रहे हो, तो विक्रांत वांट्स टू मूव बियॉन्ड प्योर ईपीसी टुवर्ड्स डेवलपर मॉडल वेयर इट ओन्स ऑपरेटिंग रिन्यूएबल एसेट्स एंड अर्न पावर सेल रेवेन्यू।
while continuing its ईपीसी कोर बिजनेस। उनका कहना है कि ईपीसी तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर ईपीसी के आगे भी हम लोग बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर लोग वो एसेट वगैरह ओन करेंगे तो उससे रिकरिंग इनकम वगैरह आएगा। तो उनको दिख रहा है ईपीसी क्या होता है, एक थोड़ा मतलब अप डाउन वाला बिजनेस होता है ना, समझ रहे हो? डाउन वाला बिजनेस होता है, तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, वो तो हम लोग रखेंगे, हमारा मेन एक्सपर्टाइज वही है। और उसके साथ हम लोग एसेट ओन करके फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी सेल करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमको रिकरिंग रेवेन्यू वगैरह भी आएगा। ठीक है, तो बिजनेस चलता रहेगा, एक बेस केस में तो बिजनेस चलता ही रहेगा, अगर ईपीसी में कुछ ऊपर नीच हुआ भी तो किसी क्वार्टर, समझ रहे हो? हाँ। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर मेनोपी, उनका कहना है कि सोलर प्रोजेक्ट्स बिकमिंग ऑपरेशनल एंड कंसोलिडेटेड बिजनेस शुड बिगिन रिफ्लेक्टिंग पावर जनरेशन रेवेन्यू, जिसमें रेदर देन जस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, मैनेजमेंट इंडिकेट कर रहा है दैट वुड इवेंचुअली प्रोड्यूस 500 करोड़ रेवेन्यू विथ हाई एबिटा मार्जिन्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू फुल कमीशनिंग एंड ऑपरेशन। तो उनका कहना है कि 500 करोड़ समथिंग का वो लोग एनुअली रेवेन्यू ला सकते हैं, जो कि था ना उन लोगों ने, मैंने तो ऊपर ही दिखाया, इधर ही तो दिखाया था, किधर गया, एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्स 525 करोड़। तो उनका कहना है 525 करोड़ का तो रेवेन्यू हम लोग देख ही सकते हैं कि एनुअली आ जाए, जो कि सही बात है ना, कोई इशू है नहीं इसमें। प्रोजेक्ट में खर्चा वगैरह कितना लग रहा है उन्होंने बताया, प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोक्स तुम्हारा 4200 का, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो लोग इजीली कितना वो मतलब कितना साल में ब्रेक इवन करेगा, मैं देख रहा हूँ, अगर रेवेन्यू से मैं करूँ तो 8 साल में ये लोग ब्रेक इवन कर देगा, ठीक है। मतलब मैंने ब्रेक इवन कैसे निकाला, 4200 का रेवेन्यू हुआ, प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ, डिवाइडेड मैंने 525 किया, तो अप्रोक्स इतना रेवेन्यू तो वो लोग 8 साल में कर ही देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन वगैरह शायद आप हटा दोगे, उसके बाद से तो आपको रेवेन्यू वगैरह मिलता रहेगा, समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक टाइम के बाद तो आप खत्म कर दोगे, ठीक है। तो लेकिन आपके पास 25 साल का तो मतलब, या आप डेप्रिसिएशन कम रेट पे काटोगे, समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन का रेट कम होगा तो सही है, मार्जिन्स वगैरह एक्सपेंड होगा फिर, ठीक है। अब देखो 25 साल का उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट है, तो इजीली हमको दिख रहा है कि ये जो रेवेन्यू होगा ना, इसको मार्जिन्स वगैरह अपलिफ्टमेंट करने में हेल्प करेगा, ओवरऑल बिजनेस का कैश फ्लो में भी हेल्प करेगा, समझ रहे हो? और बिजनेस का जो वोलाटिलिटी होता है ईपीसी बिजनेस का, उसको भी रिड्यूस करेगा, समझ रहे हो? जो कि हमको बहुत सही लगता है। ये हुआ बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस मेरे को अच्छा लगा है, अब देखते हैं कि फॉरवर्ड कैलकुलेशन कैसा दिख रहा है। तो आपको स्टैंड अलोन देखना है फाइनेंशियल 27 में, पहले ही कह रहा हूँ। तो Q1 FY 27 में मैं बना रहा हूँ फाइनेंशियल 27 के लिए, तो रेवेन्यू अप्रॉक्स 84% से 100% का मैं पकड़ता हूँ, उन लोगों के गाइडेंस के हिसाब से 2300 से 2500 करोड़ का, ठीक है, जो कि सही है। और पेट मार्जिन वगैरह 8.5% का मैंने पकड़ा है, ठीक है। स्टैंड अलोन में ही पकड़ा है ना, अभी कितना था, 8 मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हिट वगैरह होगा, तो मैंने 8.5% पकड़ा है। तो कोई इशू नहीं होता, अगर 8.3 भी आए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि जो एनओपीएल वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो कब तक सही से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वो आपको मेन देखना है, वो अगर सही से स्टार्ट हो जाए तो कोई इशू नहीं। मार्जिन वगैरह आगे पीछे है, तो फ्यूचर में मार्जिन बढ़ेगा, ये तो कोई इशू नहीं है उसमें। 8.5% का अगर मैं पैट मार्जिन पकड़ूँ तो पैट बनता है 195.5 करोड़ से 212 करोड़ का, ठीक है। तो पैट ग्रोथ वगैरह देखोगे ना, तो 112% से 130% का पैट ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। करंट पी है 15.6 का, टेक बन रहा है 0.13 से 0.1 का, जो कि बहुत ही, समझ रहे हो, वैल्यूएबल है। और फॉरवर्ड पी वगैरह देखोगे तो 8.2 से तुम्हारा 9.6 है, जो कि फॉरवर्ड पी वगैरह भी मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो वैल्यूएशन वगैरह भी जस्टिफाइड है, मेरे को लगता है कि उतना कुछ इशू है नहीं इसमें। पर आपको मैं बता रहा हूँ ईपीसी कंपनीज को कैसे देखना होता है, ठीक है। ईपीसी कंपनीज को आप ऐसे नहीं देख सकते कि एक का एक के नीचे है तो सही है। ईपीसी कंपनीज को वैल्यूएशन कम मिलता है, पहली बात, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा अब ये मेरा ये है, ठीक है, मैं एजम्पशन ऐसे लेके चलता हूँ, सबका अलग अलग होता है। तो पे रेशियो मैं क्या करता हूँ, अगर ईपीसी प्लेयर है ना, मैं ढूंढता हूँ कि भाई 0.75 के नीचे होना चाहिए, अगर 0.5 के मिल जाए, 0.5 के नीचे भी मिल जाए तो कि सही है, ठीक है। और एक के आसपास आ जाए तो मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन वगैरह अब अच्छा हो गया है। आप ऐसे समझ जाओ कि मतलब ऊपर की तरफ चला गया है, कि एक के अगर आसपास आ जाए, तुम्हारा ईपीसी कंपनी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। जैसे दूसरा कंपनी क्या होता है, मैं बोलता हूँ एक के आसपास रहे तो वैल्यूएशन सही है, ठीक है। या एक के मेन बोर्ड की कंपनी ईपीसी कंपनी ना हो, अगर मेन बोर्ड की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, एक के आसपास अगर मिले, तो दूसरा कोई कंपनी है तो मैं बोलता हूँ सही है, मेन बोर्ड का कंपनी है, ईपीसी नहीं है, तो एक के पिक के आसपास है तो वैल्यूएबल कंपनी। पर ईपीसी के समय में क्या बोल रहा हूँ कि एक का पिक के आसपास नहीं, इसका पेग रेशियो
0.75 के नीचे होना चाहिए मिनिमम, और 0.5 के आसपास हो जाए तो और भी सही। ठीक है, और एक के पेक के आसपास अगर चले जाए ईपीसी कंपनी का, तो आप समझ लो कि अब ये हो गया है, ठीक है, वैल्यूएशन वगैरह अच्छा ऊपर चला गया है, ठीक है। अब जैसे ईएमएस कंपनी होता है ना, ईएमएस कंपनी आपको एक के पेक के आसपास मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उधर ईपी सॉरी ईएमएस कंपनी बोल रहा हूँ, हाँ ईएमएस कंपनी आपको एक के पेक के आसपास मिलेगा ही नहीं। वो मार्च में मिला था शायद मेरे को, मार्च में मेरे को सिरमा में मिला था एक के पेक के आसपास, ठीक है, पर आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक, अभी तो मिलेगा भी नहीं, मार्केट बहुत ऊपर उठ चुका है, ठीक है। मार्च 26 जो था तब शायद एक के पेक के आसपास मेरे को मिला था सिरमा, ठीक है, वरना आपको एक के पेक के आसपास ईएमएस कंपनी मिलेगा ही नहीं। तो ईएमएस कंपनी का वैल्यूएशन अलग से होता है। ईएमएस कंपनी में अगर आपको दिख रहा है कोई कंपनी है जो 1.3 1.4, ठीक है, इसके पेक के आसपास मिल रहा है, तो मेरे को लगता है वो वैल्यूएबल है। 1.3 1.4 1.3 में पकड़ता हूँ, अगर मेन बोर्ड का है तो 1.3 1.4, और अगर ये में है क्या कहते हैं उसको, इसमें है क्या कहते हैं, एसएमई वगैरह में है ना, तो एक के पेक के भी आसपास हो ना, तो मैं क्या करता हूँ, ईएमएस कंपनी एक के पेक के आसपास है तुम्हारा, क्या कहते हैं, एक के पेक के आसपास है, ईएमएस कंपनी है, और एसएमई में है, तो भी मेरे को वैल्यूएबल लगता है कि वैल्यू सही है तभी, ठीक है। पर दूसरा कंपनी सोचो एसएमई में बैठा हो, अगर मैं दूसरा कंपनी देख रहा हूँ कोई भी ईएमएस के रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड जो कि हाई वैल्यू है ना, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर अलग हुआ, तो मैं ढूंढता हूँ हमेशा एसएमई में एक के पेक के नीचे, ठीक है। इक्के के आसपास अगर मेरा आ जाता है एसएमई में, ईएमएस कंपनी ना हुआ, डिफेंस कंपनी ना हुआ, दूसरा कंपनी हुआ, तो मैं ढूंढता हूँ इक्के के नीचे, तो सही है। अगर इक्के के आसपास जा जाए तो वो वैल्यूएबल लगता है मेरे को, मतलब वैल्यू वगैरह अच्छे से बढ़ चुका है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आपको अलग अलग सेक्टर का अलग अलग लेके चलना है। ईएमएस का थोड़ा वैल्यू हाई होगा, मतलब पेग रेशियो हाई होगा, मतलब 1.3 1.4 आपको मिल सकता है मेन बोर्ड में, और इसमें आओगे एसएमई वगैरह में तो एक पेग के आसपास मिलेगा, जो कि डिसेंट वैल्यूएशन है, मतलब वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो डिफेंस वगैरह देखोगे उधर में भी 1.3 1.4 का अगर आपको कोई मेन बोर्ड में कंपनी मिल रहा है, तो कि मेरे को सही लगता है कि कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर वो टीयर वन कंपनी हुआ एपोलो माइक्रो सिस्टम जैसा, तो 1.3 1.4 का पैक भी मेरे को ठीक ठाक लगता है, ठीक है। 1.3 1.4 ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो टीयर वन बन गया ना अभी, तो वैसा कंपनी मेरे को सही लगता है। अगर 1.3 1.4 के पैक के आसपास मिल जाए, ठीक है। तो ईएमएस हुआ थोड़ा हाई वैल्यू, ठीक है, ये सब थोड़ा हाई वैल्यू है। डाटा सेंटर का भी अभी कुछ है कंपनी से, तो वो सब भी आपको अगर मिलेगा तो एक पेक के ऊपर भी 1.2 1.3 के आसपास, तो भी सही है, ठीक है। देखो उसके हिसाब से होता है बिजनेस कैसा चल रहा है, टेलविंड्स कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन वगैरह आपको देखना पड़ता है। हर बार ऐसा नहीं एक पेक के आसपास हो तो सही है। हर एक मार्केट में, सोचो बियर मार्केट और बुल मार्केट में भी डिपेंड करता है आपका पेग रेशियो। सोचो अगर ईएमएस कंपनी हो, अगर बुल रन चल रहा है, सोचो बुल रन, तब तो 1.5 का पेक भी मिल जाए ना, बहुत वैल्यूएबल चीज है भाई, सही है वैल्यू, ठीक है, मतलब तब वैल्यू हाई नहीं है, ठीक है। तब ईएमएस कंपनी तुम्हारा एसएमई भी मिल जाए, एसएमई में भी 1.2 1.3 में मिल जाएगा पेग में, तो भी मेरे को सही लगता है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके हर एक जगह पे एसएमई हो नॉन एसएमई हो, मार्केट बुल रन बियर रन, ठीक है, ये तुम्हारा अलग टाइप का कंपनी, कोई ईपीसी कंपनी हो, कोई ईएमएस कंपनी हो, कोई डिफेंस का कंपनी हो, कोई भी रिटेल वाला कंपनी हो, ठीक है, हर का अलग अलग से वैल्यूएशन होता है, तो उसको वो आपको एक्सपीरियंस ही आएगा। इसलिए मैंने बताया कि ये जो आपको दिख रहा है ना 0.3 0.1, जो कि मेरे को सही लगता है, और इसका पेग रेशियो अगर एक के पास पास आ जाए, तो मेरे को लगता है वो वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। पर अगर दूसरा कोई कंपनी हो, ठीक है, दूसरा कोई कंपनी का पेग रेशियो एक के आसपास हो, वो मेन बोर्ड में हो, तो मेरे को लगता है वो वैल्यूएबल हो जाता है, फिर वो वैल्यू सही है, ठीक है, मतलब आगे और भी स्कोप है लेने का, समझ रहे हो। तो वैल्यू फिर सही है, मतलब तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा बिजनेस को। थोड़ा बड़ा हो गया, पर आपको समझा दिया कि वैल्यू वगैरह कैसे देखना जाता है। पेग रेशियो आप निकालो, पी वगैरह मत देखो, ठीक है, वो पी बस फेस वैल्यू होता है। तो आपको क्या देखना है, पेग रेशियो निकालना है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मेरे को वैल्यूएशन वगैरह अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप देखो वैल्यूएशन देखो, ग्रोथ रेट वगैरह भी देखो, ऑर्डर बुक वगैरह भी देखो, कैसे अपना जो ईपीसी वाला बिजनेस है उसका जो इतना मतलब वोलेटिलिटी रहता है उसको घटाने का कोशिश कर रहा है थ्रू एनओपीएल के थ्रू, ठीक है, जो कि सही है। चाहे 500 करोड़ उन लोग का आ सकता है उससे, और मार्जिन वगैरह भी अच्छा रहेगा, सही है, बिजनेस सही चल रहा है। तो आपको हेडलाइन नंबर नहीं देखना है कभी भी, अरे रेवेन्यू घट गया, अरे प्रॉफिट घट गया, अरे एबिडा मार्जिन घट गया, एबिडा घट गया, तो आपको पूरा बिजनेस ऐसा खोल के समझना पड़ेगा पहले, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट खोलो, फिर कॉन कॉल पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि बिजनेस पे हो क्या रहा है अंदर में जाके, ठीक है। अभी के लिए तो क्या था, इतना ही था विक्रांत इंजीनियरिंग के रिलेटेड।
वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि वैल्यूएशन का बात मैंने लास्ट में बता दिया। पर आपको देखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ऐसे एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि वैल्यूएशन क्या होता है। पीई कोई वैल्यूएशन होता ही नहीं है। पीई कोई मेट्रिक ही नहीं होता है वैल्यूएशन का। पीई जस्ट अ फेस वैल्यू। कोई कंपनी 100% से ग्रो कर रहा है, उसका पीई अगर सोचो 100 का है, तो पेग रेशियो 1 के आसपास हुआ ना, तो कि मेरे को सही लगता है, तो कोई इशू नहीं है। तो आपको पेग रेशियो निकालना पड़ेगा। 100 का पी मतलब हाई वैल्यू, 50 का पी मतलब लो वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप रोजल टेक्सास का जाकर देखोगे, उधर उसका पी शायद 120 या 130 या 50 ऐसा कुछ था। इधर आओगे ना, मैंने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो। इसका पी अभी क्या 153 है। आप बोलोगे बहुत ही हाई वैल्यू है, आप मेरा वीडियो जाके देखना, उसका ग्रोथ रेट शायद 150% से ज्यादा है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर मैंने कैलकुलेशन किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ, उतना कुछ इशू है नहीं। छुपा के मैं क्या करूँ, छुपाने का कुछ है भी नहीं ऐसा भी। सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, फिर मैं दिखा देता हूँ। मेरे को याद नहीं आ रहा नंबर, पर मेरे को याद है 150% के ज्यादा से उन लोगों का पेट ग्रोथ होगा, ठीक है। सॉरी, ये तो अच्छा इसमें नहीं है। हम्म हम्म, इसमें है। ये देखो, मैंने Q1 में कैलकुलेट किया था वगैरह, तो करा जाओ। ये देखो, Q1 में मैंने जब कैलकुलेट किया था, तब मैंने 180 समथिंग का पकड़ा था, तो मेरे को लगता है वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया। Q1 का थोड़ा मार्जिन वगैरह उनका डीप हुआ है, ठीक है। वो एक्सपोर्ट में शायद कुछ इशू हुआ होगा, या तुम्हारा मेटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या मार्जिन में थोड़ा डीप आया है, ठीक है। तो सही है, फिर भी आप अगर कैलकुलेट करोगे ना, उनका पैड ग्रोथ है 162% से 117, 117%। 162% से 177% का। तो अगर पेग रेशियो निकालोगे तो उनका तब पी था 136 का, भी तो पी बढ़ गया, जो भी फिर भी आप 150 से भी डिवाइड करोगे ना, करंट पी डिवाइडेड बाय, तब ग्रोथ रेट करोगे ना, फिर भी पेग क्या 0.9 का बन रहा है, जो कि 1 के आसपास है। और ये डिफेंस वाली कंपनी है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये इसका एरोस्पेस में काम है, ठीक है, फिर डिफेंस वगैरह में भी काम है इनका, तो इनको ऐसे भी हाई वैल्यू मिलेगा। इधर है क्या मेरा चार्ट इसमें। हम्म, ठीक है। हाई लेवल एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस, सैटेलाइट और सेमीकंडक्टर में भी आ रहा है। उनका सेमीकंडक्टर में कहना था कि सेमीकंडक्टर जो उनका नया बिजनेस है, उसमें वो लोग 300 से 400% का ग्रोथ करेंगे ईयर ऑन ईयर, ठीक है, क्योंकि उसका बेस छोटा है ना, वैसे समझो। उसमें करेंगे उन लोग का 300 से 400%, तो आपको बिजनेस ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो कि सही है उसका बिजनेस का। तो आपको मैंने बताया वैल्यूएशन ऐसे होता है, पेग रेशियो निकालो, अलग अलग सेक्टर होता है, अलग अलग मार्केट साइकिल होता है, अलग अलग मार्केट का सेगमेंट होता है। स्मॉल कैप में अलग से वैल्यूएशन होगा, एसएमई में अलग से वैल्यूएशन होगा, मिड कैप में भी अलग से वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझो। और सोचो कोई कंपनी ऐसा है जो सोचो 2-3 साल से कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म किए जा रहा है, ठीक है। उसका क्या है, वो जो गाइडेंस देता है उसको ऊपर चला जाता है, मतलब उससे ज्यादा वो परफॉर्म करता है, तो उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा। तो उसका पेग रेशियो अलग से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। कोई कंपनी काम ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका पेग रेशियो आपका नीचे रहेगा। सोचो गाइडेंस दे रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो आप उधर कैलकुलेट करके पेग रेशियो 1 के नीचे आप ऐसे नहीं समझ सकते। वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो पेग रेशियो निकाल के आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन में इशू हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको अलग अलग बिजनेस, अलग अलग मार्केट साइकिल, अलग अलग मार्केट का सेगमेंट, स्मॉल कैप, एसएमई, मिड कैप, अलग अलग टाइप के कंपनी, ईएमएस, ईपीसी, डिफेंस, कोई B2B गोल्ड ज्वेलर पकड़ लो, ठीक है, बहुत सारा, कोई रिटेल वाला कंपनी पकड़ लो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बहुत टाइप का कंपनीज होता है, तो बहुत टाइप का कंपनीज आपको बहुत टाइप से आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई एआई वाला कंपनी है, तो उसका अभी अलग टाइप से वैल्यूएशन चल रहा है उसका, ठीक है। ऐसे करके आप देखो, समझो, पढ़ो, फिर जाके आपको पता चलेगा कि क्या होगा। हेडलाइन नंबर देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि 3 लाइन में वो लोग दे देगा ट्विटर में या कहीं पर भी आपको मिल जाएगा कि पेट ग्रोथ इतना से बढ़ा या इतना से घटा, रेवेन्यू ग्रोथ इतना से बढ़ा इतना से घटा। वो देख के आप क्या करोगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। नंबर से कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको बिजनेस समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए तो क्या था, ये कंपनी के रिलेटेड नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।